अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इस रिजल्ट को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, लेकिन अब कुछ स्पेशल केसेस पे बात करेंगे। पहले उस फॉर्मूले को लिख लिया जाए। मान लो ये करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और इस वायर से किसी डिस्टेंस r पे किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो पहले ये दोनों एंगल का पता होना चाहिए। एक अल्फा है ऊपर का एंगल और ये नीचे का एंगल से बीटा है। तो इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वो है μ0/4π, या ऐसे बोलो μ0I/4πr। और उसके अलावा ये दोनों एंगल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये अब अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण। ठीक है, अब इसमें इस फील्ड का डायरेक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के लिए सिंपली करो क्या कि करंट इस डायरेक्शन में जाना उधर है, तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इनटू द प्लेन होगा। इस तरीके से क्रॉस के तरीके से दिखाते हैं अंदर की तरफ। और इस फॉर्मूले में देखो, जैसे जनरली आपको करंट और आर दिया है, इन एंगल्स की वैल्यू, तो इन एंगल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी जा सकती है, या फिर अगर मान लो ये लेंथ और ये लेंथ पता है तो इन एंगल्स को निकालना भी पड़ सकता है, अगर ये ऊपर नीचे के लेंथ का पता हो तो। और अभी अगर जो रेफरेंस लाइन है जहां पे फील्ड निकालना है, उस रेफरेंस लाइन से अगर ये अल्फा ऊपर है बीटा नीचे है, तो दोनों एंगल की वैल्यू प्लस ही लोगे। कई बार सिचुएशन ऐसा आता है कि जब ये बीटा नीचे नहीं बीटा ऊपर हो, है ना, तो वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसको हम लोग अलग अलग केसेस से देखेंगे। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग डिफरेंट केसेस पे बात करें। सपोज ये स्ट्रेट वायर है और इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और ऊपर का एंगल मान लो ये 60 डिग्री है और नीचे का 45 डिग्री है मान लो। ठीक है, करंट I फ्लो कर रहा, तो इस पॉइंट P पे B का फॉर्मूला वही है
म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। और यहां पे क्या है कि यार अल्फा को भी पॉजिटिव ही लोगे प्लस 60 डिग्री और बीटा को भी पॉजिटिव ही लोगे प्लस 45 डिग्री, अगर इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो। लेकिन एक सेकंड केस को समझो। सेकंड केस में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसे, और इसका लेंथ इतना ही है। अब थोड़ा नीचे आ जाओ, इधर डॉटेड बनाया गया और इसके परपेंडिकुलर यहां पे आ जाए। इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और इसका ये वाला जो एंड है, ये एंड सपोज एंगल बना रहा, ये एंगल, और एक दूसरा एंड है ऐसे, तो ये एंड मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा और रेफरेंस लाइन से ये वाला टोटल एंगल सपोज 60 डिग्री है ना। ये पूरा का पूरा, जैसे ये मान लो कोई पीक्यू वायर था, उसी तरीके से यहाँ भी एक पीक्यू वायर है और जिस पॉइंट पे, या पीक्यू या एमएन नाम दे दो, ये पॉइंट पी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ भी ये वायर है एमएन, है ना। तो इस केस में भी ये पॉइंट जो है उस वायर के बीच में कहीं नहीं है, नीचे है। फॉर्मूला वही लगेगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन डेराइवेशन के टाइम में ये बीटा हमने जो नीचे था उसको निगेटिव ऑलरेडी ले रखा था फॉर्मूला कैलकुलेट करते समय, इसीलिए इस बार यहां पे ऊपर वाले एंड का एंगल तो पॉजिटिव लोगे, अल्फा बराबर प्लस 60 डिग्री, लेकिन बीटा जो एंगल को एक्चुअली में फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीटा को नीचे होना चाहिए था, इस बार ये बीटा एंगल भी ऊपर ही चला गया। 30 डिग्री भी, इस एंड का भी जो एंगल बन रहा है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर ही बन रहा। तो इस बार इस फॉर्मूले को यूज करने में इस बीटा को निगेटिव लोगे -30, मतलब यहां साइन -30 डिग्री रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो इस बात का ध्यान रखना है बेसिकली। और कोई पॉसिबिलिटी तो एंगल को लेकर नहीं हो सकती, या तो एक एंगल उस साइड है एक एंगल इस साइड है, या फिर दोनों एंगल एक साइड हो गए। तो दोनों एंगल एक साइड होंगे तो एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरे को निगेटिव लेंगे। नोट कर लीजिए उन दोनों को। अब एक इसके थर्ड केस में आ जाओ। तीसरे कंडीशन में हमने लिया इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर।
इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये जो वायर की हम लोग बात कर रहे थे, ये अब ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी तक है और नीचे की तरफ भी, अगर ऊपर प्लस इन्फिनिटी लिया है तो मान लो माइनस इन्फिनिटी तक है। करंट ये आई कैरी कर रहा और लॉन्ग वायर है ऊपर से नीचे तक, और इससे हमें किसी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, है ना। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला वही लगना है, पी पॉइंट पे चाहिए तो फॉर्मूला तो वही लेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इक्वल्स टू 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन जरा सोचो, अगर ये एंड जितना बड़ा होगा ये अल्फा एंगल भी उतना ही बड़ा होगा। अब ये एंड बढ़ते बढ़ते बढ़ता गया, ये एंगल बढ़ता गया, ये इंफिनिटी को चला गया तो ये एंगल भी ऑलमोस्ट 90 को चला गया इधर। सेम इस साइड भी अगर ये इंफिनिटी को गया तो बीटा बढ़ते हुए 90 को चला गया। मतलब सिंपली ये सोचो कि अगर ये वायर है और इधर कोई इस तरीके से एंगल देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये जितना बड़ा लेंथ होगा ये एंगल उतना बड़ा होता जाएगा, और अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तब तो ये एंगल 180 का हो जाएगा, ऐसे दोनों एंड से मिलाने वाला। तो दोनों ही एंगल यहाँ पे इस कंडीशन में बात करो तो यार अल्फा बराबर बीटा एंड बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर इस कंडीशन में बी को देखें तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और साइन 91 प्लस साइन 91 दोनों 90 रख दोगे तो ये बी की वैल्यू 2 और 2 कट गया, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मतलब कि अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो तो अब इस रिजल्ट को याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और डायरेक्शन वाइज क्या है, तो डायरेक्शन वाइज इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां निकालना है अंदर की तरफ। अच्छा, एक और समझ सकते हैं ऐसे कि मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है, इसका करंट का डायरेक्शन इधर है, उधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आगे के किसी पॉइंट पे, तो आइडियल क्रॉस आर करेंगे, थंब इधर गया, इधर के पॉइंट पर ये करंट है वहां निकालना है फील्ड, तो आई क्रॉस आर, थंब इधर चला गया। अब देखो अगर यहां किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट हैंड रूल, आइडियल क्रॉस आर, ऐसे करंट और पोजीशन की तरफ पाम जिधर निकालना है, थंब आया इधर की तरफ, मतलब यहां मैग्नेटिक फील्ड इधर था इस करंट के कारण, इधर यहां पहुंचे, इधर आया, पीछे आते हैं करंट ऐसे और इधर अपनी तरफ आ गए, थंब जा रहा है इधर, वहीं इधर किसी पॉइंट को ले लो, करंट ऐसे, पाम उधर गए, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा, मतलब करंट इधर है लेकिन इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है। और इस बात को एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया कि एक जैसे एक्सपेरिमेंट जो किया गया था कि एक करंट, एक वायर है, उसके चारों तरफ एक कोई पेपर पे होल करके इस वायर को निकाल दो और इस पेपर पे आयरन पाउडर, लोहे का बिल्कुल चूरन टाइप का बना के इस पर छिड़क दिया गया था, और जब इसमें करंट गया और इसे थोड़ा डिस्टर्ब किए इन आयरन फीलिंग्स को, तो ये सभी आयरन फीलिंग्स, लोहे के जो टुकड़े थे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए। तो जैसे आयरन क्या है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगा उधर की तरफ आयरन के टुकड़े जो है, पाउडर जो है, आयरन पार्टिकल्स इकट्ठे होने लगे। तो एक करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक और भी तरीका है कि उस वायर को ऐसे पकड़ लो, राइट हैंड से ऐसे पकड़ो जैसे थंब जिधर करंट है उधर थंब जाना चाहिए।
अब ये जो 4 फिंगर्स के डायरेक्शन ऐसे घूम रहे हैं, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के कारण चारों तरफ। तो ठीक है, अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे निकाल दिया ऐसे, वही इधर मान लो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा उसके कारण, तो करंट इधर, डिस्टेंस इधर, थंब आ गया इधर, इधर चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इसके सर्कुलर फॉर्म में होगा अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो। अब एक स्थिति को समझो, जब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, ये सेमी इनफाइनाइट कोई करंट कैरिंग वायर है, तो फोर्थ केस में ये एक सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब अब इधर का पार्ट नहीं है, ये बस एक साइड ही इंफिनिटी को जा रहा, यहां से वहां ये एंड कह सकते हो नोन है, इसी के सामने हमें चाहिए। तो अब क्या देखोगे, फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार एंगल, ऊपर का एंगल तो ठीक है, इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये एंगल अल्फा बढ़ते बढ़ते 90 को चला गया, ये पूरा एंड ऊपर चला गया। तो लेकिन नीचे का एंगल जो बीटा बन रहा था, नीचे तो वायर है नहीं, तो निचला एंड यहाँ बीटा बिल्कुल 0 हो गया इस पॉइंट पे, तो बीटा यहाँ हो गया 0 डिग्री। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई R साइन 91 साइन 00। तो इस बार सेमी इनफाइनाइट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जस्ट डबल है, वहां 2 पाई आर था, यहां 4 पाई आर। तो एक कह सकते हो कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण इन सभी केसेस को ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन आगे, और वहां पे भी समझेंगे न्यूमेरिकली कैसे वैल्यू निकाला जाए। लेकिन ओवरऑल क्या है कि फॉर्मूले के फॉर्म में आपको इसे याद रखना है, और खास करके इन दो स्पेशल केस जो लास्ट में दोनों बताए, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इन दो केस के फॉर्मूले को भी याद रखना है। एक में म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर था, इसमें म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर है। तो नेक्स्ट अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण, वैसे ही इस बार एक करंट कैरिंग रिंग है, और इस रिंग के कारण इसके एक्सिस पर, ये सेंटर ले लो, सेंटर से ये जो एक्सिस है, एक्सिस पर किसी डिस्टेंस x पर हमें यहां पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस करंट कैरिंग रिंग का रेडियस
आर है और ये कह सकते हो कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा। ये रिंग जो है वो इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, ऐसे परपेंडिकुलर है। मतलब अगर ये मान लो कि रिंग है तो ये रिंग को इस बोर्ड के प्लेन में नहीं, ऐसे परपेंडिकुलर रखा गया है। इस तरीके से ये रिंग है। आधा पार्ट बोर्ड से बाहर है ऐसे और आधा पार्ट बोर्ड के अंदर है। अब इस करंट कैरिंग रिंग के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे। देखो तरीका क्या है, अपने पास जो फॉर्मूला है वो एक छोटे एलिमेंट के कारण है। तो एक छोटा एलिमेंट यहां पे लिया गया, ये एलिमेंट मान लो आइडियल लेंथ का लिया गया, एक छोटा एलिमेंट है ना। अब यहां पे करंट इस पॉइंट पर बाहर निकल रहा है, ऐसे घूम करके इस पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रहा। तो करंट एलिमेंट है इससे बाहर की तरफ, राइट हैंड रूल लगाएंगे और फील्ड किधर चाहिए, यहाँ पे। यहां से उस पी पॉइंट पर उस एलिमेंट के कारण फील्ड चाहिए। ये डिस्टेंस को आर ले लो, ये आर वही होगा, मतलब वैसे इस एंगल को थीटा ले रहे हैं। तो करंट इधर बाहर की तरफ निकल रहा है और यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ऐसे राइट हैंड गया और पाम को ऐसे ले आएंगे, थंब जा रहा है इधर, देखो इस तरफ। तो ये जो एक्सिस है इस पॉइंट पर उस एलिमेंट के कारण। अच्छा ये समझिए कि जो फॉर्मूले में जो छोटा फॉर्मूला डीबी का था वो क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब जैसा भी। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इस करंट एलिमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा और इस आर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये तो जैसे कोई वेक्टर सी है जो ए क्रॉस बी है, मतलब होता है कि सी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज सी परपेंडिकुलर टू बी। इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर सी होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आईडीएल के भी परपेंडिकुलर होगा और इस आर के भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब इस डिस्टेंस के भी मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा और इस करंट एलिमेंट के तो होगा ही होगा। मतलब ऐसे अगर आ जाए आईडीएल क्रॉस आर तो थंब जो जाएगा इधर, ये डीबी, ये जो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, वो वहां से 90 डिग्री का एंगल बना रहा ऐसे, है ना। अब देखो इस रिंग के सिमेट्री के कारण इधर की तरफ भी एक एलिमेंट ले लो, जो एलिमेंट का करंट अंदर जा रहा, तो ये करंट गया अंदर की तरफ यहां पे और पाम हमें रखना है इसके अलाउ। तो करंट अंदर, पाम उधर, थंब देखो किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है थंब। तो इस एलिमेंट के कारण यहां जो नीचे ली है सिमेट्रिकली, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ कहीं आ गया। ये जो एलिमेंट है उसके कारण ये भी एंगल इधर उतना ही होगा जितना ऊपर एंगल है। तो अब अगर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा बन जाएगा। तो इस डीबी का एक कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ होगा वो होगा जिधर थीटा एंगल है उधर कॉस कंपोनेंट, और जिधर एंगल नहीं है उधर की तरफ साइन कंपोनेंट। उसी तरीके से इसका भी इस तरफ होगा और इस तरफ होगा, इस डीबी का भी। इसे क्या पता चला
कि हर एलिमेंट का एक काउंटर एलिमेंट है सामने सिमेट्रिकली, जिसके कारण एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले फील्ड कैंसिल हो जा रहे हैं, सिर्फ पैरेलल वाले ही ऐड हो रहे हैं सभी के। तो ऐसा देखो, सिर्फ इसी का सामने नहीं है, रिंग है तो इसके सामने भी, इस एलिमेंट के सामने भी उधर कोई होगा एलिमेंट, इस एलिमेंट के भी सामने इधर कोई एलिमेंट होगा। तो सिमेट्री के कारण सिर्फ एक्सिस के अलोंग वाला ही कंपोनेंट सबका ऐड होगा। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें सिर्फ डीबी साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है, डीबी कॉस थीटा वाला पार्ट तो कैंसिल होगा। देखो, अलग अलग एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग आएगा। जैसे ऊपर वाले एलिमेंट का उधर आया, नीचे वाले का इधर आया, लेकिन इनके कंपोनेंट्स देखें तो एक्सिस के अलोंग वाले ऐड हो रहे हैं, परपेंडिकुलर वाले कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पे मेंशन कर देंगे। पहले तो कंसीडर किया गया, कंसीडरिंग a current carrying ring of radius r. Now component of magnetic field due to any current element at पॉइंट P को ले लो, पॉइंट P on the axis of ring will cancel out due to symmetry. सिमेट्री के कारण एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, बोलो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ड्यू टू एनी करंट एलिमेंट at point P on the axis of ring will cancel out due to symmetry. तो इसका मतलब hence net magnetic field at P can be calculated as B equals to इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। अच्छा, यहाँ पे जो dB है एक एलिमेंट के कारण, वो क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या फॉर्मूले में था, तो आइडियल बाई ये वाला डिस्टेंस यहाँ से आर स्क्वायर। अच्छा, एक और था साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूले में साइन थीटा भी था। तो उसे ऐसे समझो कि आइडियल का डायरेक्शन तो आउटवर्ड है यहाँ पे, तो आइडियल है आउटवर्ड, और आर जो है वो इधर है। आइडियल और आर के बीच का ही ये एंगल, तो ये एंगल तो देखोगे 90 डिग्री है। कहीं भी यहाँ पे अगर अंदर की तरफ जा रहा तो ये करंट एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है वो अंदर जा रहा,
और R इधर है, तो इसके और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये जो dB होगा वो sin 91 हो जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट इस dB की वैल्यू लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर dB और इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को समझो, साइन थीटा इसमें सिंपली लिख सकते हो, यह है x और यह है r। इस डिस्टेंस को r ले लो, ये r और कुछ नहीं अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इस ट्रायंगल से समझिए। तो आगे इसमें जो कॉमन है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई R स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक स्टेप और यहीं पे बढ़ा देते हैं, म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई R स्क्वायर। साइन थीटा को वहां से लिख लो, साइन थीटा परपेंडिकुलर R बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस स्मॉल r जो है वो क्या है, तो R स्क्वायर प्लस, इसको अभी फिलहाल स्मॉल r ही रख लो। तो ये टोटल जो बाहर निकलेगा म्यू नॉट आई R बाई 4 पाई टोटल हो गया R क्यूब, और अंदर इस इंटीग्रेशन में बच गया सिर्फ dl, है ना। उस dl की वैल्यू, ये जो एलिमेंट जुड़ रहा है dl, इस dl को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करना है। तो ये तो रिंग का सरकमफेरेंस आ गया, तो उस dl की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, इस r की भी वैल्यू रख ही देते हैं। r क्या है, तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट पावर 3 था तो 3/2, और dl की वैल्यू क्या, तो 2 पाई r पूरा इंटीग्रेशन। अब इसे अरेंज कर दो, 2 पाई से 2 टाइम्स, ये बना म्यू नॉट आई R स्क्वायर बाई 2 टाइम्स R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये है अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग के कारण किसी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। और इस रिजल्ट को भी याद रखना है आपको, क्योंकि मैंने कहा ही कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में आप हर बार डेराइव नहीं करेंगे। इस डेराइवेशन को बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, डेराइव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो वो उसके लिए आपको ये सब करना होगा, लेकिन फाइनली इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो था करंट कैरिंग रिंग के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैट में, वो भी कुछ ये टर्म तो था, लेकिन ऊपर ये ऐसे R स्क्वायर नहीं था, वहां x आता था कुछ KQ x बाई करके, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है। लेकिन ये वाला पार्ट मिलता जुलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले से भी, लेकिन फॉर्मूले में थोड़ा फर्क है। अब हम लोग अलग अलग सिचुएशन को समझे कि अगर ये तो क्लियरली देख रहे हैं कि डिस्टेंस x जितना बढ़ेगा, पहली बात तो इस रिंग के कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर आया, तो आगे की तरफ। मतलब डायरेक्शन वाइज अगर ये कोई रिंग है, करंट कैरिंग रिंग, ऐसे मान लो इस तरीके से करंट ये कैरी कर रहा, तो यहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो एक्सिस के अलोंग ही होगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल, यही बच रहा है। तो इस रिंग के चारों तरफ चारों उंगलियों को
रिंग के चारों तरफ घुमाइए, थम गया उधर। मतलब अगर आपके पास कोई रिंग है, करंट कैरिंग रिंग, ऐसे करंट जा रहा, तो उस पर ऐसे चार उंगलियों को घुमाओ और करंट ऐसे उंगलियों को घुमाओगे, थंब एक्सिस के लॉन्ग जा रहा, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पूरा इधर एक्सिस के लॉन्ग ऐसे होगा बी, है ना। और ये सिर्फ एक्सिस पे देखोगे तब तो बिल्कुल इधर की तरफ होगा, एक्सिस के ऊपर नीचे भी, मतलब अगर मान लो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, तो एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड आप ये कह सकते हो कि एक करंट कैरिंग रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से एक्सिस पे तो स्ट्रेट हो गया बिल्कुल, और बाकी और पॉइंट पर ऐसे दिखा सकते हो, क्लोज लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड। नीचे में आओगे तो इस टाइप से। इसकी चर्चा हम लोग थोड़ा और इन डिटेल करेंगे। अभी हम लोग ध्यान में रखें मेनली एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग ही होता है। अब इसी का एक सिचुएशन देखो कि जब हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो एट दी सेंटर ऑफ करंट कैरिंग रिंग, तो हमें इसके एग्जैक्टली सेंटर पे चाहिए मान लो ये है सेंटर। तो समझ लो कि एक्सिस पर हम लोग निकाल रखे थे, सेंटर का मतलब कि वो एक्स दूरी जो एक्सिस वाला था वो 0 हो गया, इसका रेडियस तो r है, लेकिन डिस्टेंस 0, तो इसी फॉर्मूले में रख दोगे, x को 0 रखोगे तो यार x इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर पावर 3/2, और b को यहाँ पे रख दो, ये r क्यूब आएगा, r क्यूब आर स्क्वायर एक ही r बचेगा, तो ये b है म्यू नॉट आई बाई 2r। ये एट दी सेंटर वाला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। किसी करंट कैरिंग रिंग के एग्जैक्टली सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की जब बात होगी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर म्यू नॉट आई बाई 2r, है ना। अब जैसे कई सारे रिंग में लूप्स हैं, तो ये कोई करंट कैरिंग रिंग है जिसमें n लूप्स हैं, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग क्वाइल। कई सारे रिंग्स बना दोगे तो एक क्वाइल बन जाएगा। तो एक क्वाइल के कारण अगर x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि एक सब में करंट का सेंस सेम होगा। अगर क्वाइल है कोई, तो उस क्वाइल में हर करंट का डायरेक्शन सेम होगा। तो एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, तीसरे के कारण है, सब ऐड होंगे, सब के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गए। तो अगर एक के कारण इतना है, n क्वाइल्स हैं, तो n लूप्स अगर बन रहा है, n से मल्टीप्लाई कर दोगे सिंपली,
मतलब ये बोल सकते हैं म्यू नॉट n टाइम्स आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, where n is number of turns. सिंगल एक रिंग ना होकर के n टर्न वाला रिंग हो तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड में बस n से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे मान लो, इसे ग्राफिकली देखना चाह रहे हैं। ये करंट कैरिंग रिंग है और इधर की तरफ ये पोजीशन मान लो x 0 है, इधर प्लस x है, इधर माइनस x है ना। तो दोनों ही साइड प्लस x की तरफ माइनस x की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड को जानना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो वही है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। और इसके कारण सेंटर पे हम लोगों ने देखा तो x 0 करने पर, यहाँ पे जब x 0 है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो म्यू नॉट आई बाई 2r सिंपली। सेंटर वाला फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है ना। और जैसे जैसे अब x बढ़ेगा, इस साइड बढ़े इस साइड बढ़े, मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो दोनों साइड इस तरीके से सिमेट्रिकली बना दो। मैग्नेटिक फील्ड उधर भी घटेगा, इधर भी आने पे घटेगा और डायरेक्शन दोनों ही तरफ सेम होगा प्लस एक्स के लॉन्ग। तो बी ऊपर नीचे नहीं बना है, दोनों साइड बी ऊपर ही बना है। मतलब इधर भी आओगे, जैसे अगर एक करंट अंदर जा करके बाहर निकल रहा, ये लूप में रिंग ऐसे है, यहाँ अंदर करंट घुसा है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी इधर है, यहाँ भी इधर है, इसी डायरेक्शन में। अब एक कंप्लीट रिंग के कारण हम लोग सेंटर पे या एक्सिस पर देखें, अगर एक सर्कुलर आर्क हो, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क से मतलब कि ये अगर पूरा कंप्लीट रिंग है तो इसका कुछ ही हिस्सा, बाकी इधर का पार्ट नहीं है, ये बस इतना ही सेक्शन है। ये सेक्शन कोई एंगल थीटा बना रहा है ना। ये वाला पार्ट में ही करंट है, ये जो इधर का,
इसी सेक्शन में करंट है, रेडियस आर ले लो, तो हमें इस सेंटर पे चाहिए। सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर of circular arc, magnetic field B equals to, जो पूरा कंप्लीट रिंग होता तो म्यू नॉट आई बाई 2r होता, ये पूरा रिंग होता। वैसे देखो हर एलिमेंट के कारण, ये टुकड़ा लिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ का टुकड़ा लो करंट इधर, डिस्टेंस इधर, अंदर की तरफ फील्ड, ये टुकड़ा लो इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यहाँ का कोई टुकड़ा होता तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यहाँ भी अगर ये पूरा रिंग होता तो ये टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो सारे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। तो जब सारे एलिमेंट होते तो सबके कारण ये आता। अभी बस यही लेंथ बचा है, या बोलो तो इतना ही एंगल का पार्ट बचा है, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये क्या बता रहा कि अगर ये पूरा थीटा 2 पाई होता है एक सर्कल, तो ये 2 पाई कैंसिल होता है, ये आता। अगर ये सेमी सर्कल हो आधा, तो आधा का मतलब थीटा की वैल्यू पाई रख दो, पाई पाई कैंसिल, 1/2 हाफ आएगा। 1/4 हो, एक चौथाई 90 डिग्री, पाई बाई 2 रख दो। तो सर्कुलर आर्क जब कभी भी है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, हमें बस ये देखना है कि वो आर्क कितना एंगल बना रहा। जितना भी एंगल वो बनाएगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो ओवरऑल अब ये समझ लो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना जान लिया, या कह सकते हो कि फॉर्मूला जान लिया। किसका? तो एक करंट कैरिंग वायर का और ये सर्कुलर रिंग का, ये दो मेजर स्थिति को हम लोग जान लिए। अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि एक सिंगल स्ट्रेट वायर ही हो, कई सारे स्ट्रेट वायर आ गए या कई सारे रिंग्स आ गए। स्ट्रेट वायर का कुछ पार्ट कर्व मुड़ा हुआ है। काफी क्वेश्चन रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, बोलो तो लगभग एवरी ईयर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आता है। तो इसमें जरूरी क्या है कि आपको फॉर्मूला याद हो, स्ट्रेट लाइन वाला और ये सर्कुलर रिंग वाला। तो इन फॉर्मूलों को याद करके रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को, किस तरीके से सर्कुलर वायर हो या फिर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हो, उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड।